हेलो पढ़ाकूस, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। क्या हुआ, पढ़ाकू नहीं है? चिंता नहीं करें, टेंशन मत लीजिए, आप यहीं से पढ़ाकू बन के जाएंगे। किताबी कीड़ा वाला पढ़ाकू नहीं, टॉपर वाला पढ़ाकू। आपके टॉपर बनेंगे, आप बन जाएंगे टॉपर और आपके आएंगे 90+ मार्क्स। ये इस चैनल की गारंटी है। सो आज हम पढ़ाएंगे आपको बायो का। क्लास 1 है आज, तो बायो का हम क्लास 12 की चैप्टर 1 पढ़ेंगे बायो का, जिसका नाम है सेक्सुअल। राइटिंग इग्नोर करना, थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग है, डॉक्टर बनना है आगे चल के, तो डॉक्टर वाली राइटिंग होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठें और साथ में नोट्स बनाते रहें। जो मैं पढ़ाऊँगी आप उसे पॉज कर करके नोट्स बनाना और उसे लिखना अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं उतारना है, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर के ही नाम को समझते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपको क्या लगता है क्या होगा? आपने पढ़ा है 6th क्लास से पढ़ते आता है रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो इतना आपका पता होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है। मेल का सिंबल एंड फीमेल का सिंबल, तो ये इतना आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं पता होगा सबको। और सबसे मेन जो सब एक दूसरे को देते हैं, दिया होगा आपने कभी कभी पेरेंट्स को दिया तो है रोज़, ये सब आपको पता है। आप इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई होप, और पता होना चाहिए क्योंकि ये एक सिंपल चीज़ है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में हम इस चैप्टर में पूरा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस होता है, कैसे उसके गैमेट्स या स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, या और कैसे फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कैसे सीड प्रोड्यूस होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आज का मैं आपको पहले गोल बता देती हूँ। आज का गोल है, पहले तो हम पढ़ेंगे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। कभी ना कभी 6 से लेकर अब तक कभी ना कभी पढ़ा होगा। सेकंड, फिर हम बनाएंगे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसके हम पार्ट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। थर्ड, हम पढ़ेंगे मेल पार्ट, लेकिन आज हम उसका सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वो कैसे गैमेट या स्पोर्स प्रोड्यूस करता है हम आज नहीं पढ़ने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था, कंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे पढ़ेंगे लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज का गोल सिर्फ इतना ही है, लिख लीजिए आप कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और इतना पढ़ के, लेकिन इतना ऐसा होगा कि आपको कभी फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस रिवीजन करने की ज़रूरत होगी एग्ज़ाम से पहले। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। टॉपिक डालेंगे हम बेसिक इंट्रो, ठीक है। ये आपको अपने टॉपिक डालना है, अच्छे से लिखना है, कलरफुल पेन से लिखना है। मैं भी कलरफुल पेन लाई हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको सजा के लिखूँ, सिर्फ समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, इतना होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन में पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। आपने क्लास 11th में बायो में एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम, पढ़ा है? शुरू का चैप्टर था, तो मुझे लगता है पढ़ा होगा आपने। चाहे एंड के चैप्टर आपने बिल्कुल उसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन शुरू के चैप्टर में तो सबको ये होता है कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और आई थिंक ये चैप्टर 3 था शायद, है ना। तो जब इसमें आपने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, कि पूरा चैप्टर सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में था। एल्गी, दूसरा क्या था बताइए आप? यस गुड, ब्रायोफाइट्स। तीसरा, यस गुड, टेरिडोफाइट। फोर्थ, जिम्नोस्पर्म्स। एंड फिफ्थ, एंजियोस्पर्म। पढ़ा था ये 4 के बारे में आपने, पढ़ा होगा फॉर श्योर। सो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो एल्गे और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कौन होता है? गैमेटोफाइट। उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है उनकी, जो उनकी मेन बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट। और इन तीनों की जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है बताइए? मैं इतना आंसर लिख रही हूँ जी, बिल्कुल स्पोरोफाइट, ठीक है। उनकी जो एल्गे ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और जो टेरिडोफाइट और जिम्नोफाइट और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जो मेन बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। अब मैं आपको ये थोड़ा सा ये भी समझा देती हूँ कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है। उससे पहले इस पेपर पर जगह नहीं रही है, तो आप इसे प्लीज़ पॉज करके अपने नोट्स बना लें।
बना लिया, आई होप बना लिए होंगे आपने। तो आगे बढ़ते हैं आप जी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं आपको यहीं ऊपर समझा देती हूँ। ऊपर मुझे जगह मिल गई है, वो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको उतारने को कह दिया था। तो गैमेटोफाइट कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, ठीक है। मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमेट। और मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट, ठीक है। दोनों के अलग होते हैं। ह्यूमन के एग्जाम्पल ले लें तो फीमेल गैमेट होता है ओवा और मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म इन ह्यूमन, ठीक है। मैं लिख देती हूँ आगे इन ह्यूमन, ठीक है। तो मेल गैमेट होता है, ये सिर्फ ह्यूमन है, हम फ्लावर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फ्लावर स्पोरोफाइट, मैं स्पोरोफाइट भी समझा देती हूँ आपको। यहीं पे छोटे छोटे से टॉपिक है, आपको मैं यही समझा दूँ। न्यू पेज से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी। सो स्पोरोफाइट कौन होता है? जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, ठीक है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोफाइट जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। ये है पूरा, आप इसे पॉज करके नोट कर लें जी। तो ये है हमारा नया पेज, इससे हमने करेंगे नया स्टार्ट टॉपिक जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर। सिर्फ फ्लावर का स्ट्रक्चर ही पढ़ना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है हमें। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम एक फ्लावर का, पहले तो फ्लावर का डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लांट अंडरगो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जो एक प्लांट होता है वो सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस में जाता है। जैसे कि इन ह्यूमन, आप एग्जांपल लें, इन ह्यूमन जो गर्ल्स होती हैं उसमें बहुत सारे प्यूबर्टी अटेन करने के बाद बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट में, उसके बारे में मैं ज़्यादातर आपको चैप्टर 2 में बताऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन बस एग्जांपल आपको पता होना चाहिए था और आपने ये पढ़ भी रखा होगा। ऐसे ही प्लांट में सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एट अ टाइम। एक टाइम होता है इनका जिसमें ये बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर होते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी जो एनसीईआरटी की लाइन में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम पे थोड़ा वो मत करना बस। तो ठीक है, पहले तो आप इसे लेबल करेंगे हम, ठीक है। ये क्या है? लीफ, सबको पता होगा। ये स्टेम एंड ये रूट, ठीक है। अब हम करेंगे एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें होगा ये लीफ एंड रूट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। फिर एक और, इसमें हम बनाएंगे ये लीफ, सेम टू सेम रूट, और ये ठीक है। अब मैंने आपको बताया, अब मैं आपको उसको आगे कर दूँ। लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में मैंने लेबल कर दिया, ठीक है। अब ये बताइए, जहाँ से फ्लावर का ये होता है कि हाँ बड बनेगी और यहीं से हमारा फ्लावर बनेगा, ठीक है। इसी पार्ट से फ्लावर बन रहा है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेम, मेरिस्टेम। जब तक फ्लावर नहीं आता है, जब एक बड उसमें आ जाती है उस जगह पे, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्लावर मेरिस्टेम, ठीक है। और जब एक फ्लावर आ गया तो वो हो गया फ्लावर, ठीक है। समझ में आया? जब जिस जगह से फ्लावर होता है कि हाँ यहाँ से फ्लावर आएगा, और जब तक उसमें फ्लावर की ना मतलब ना बड होता ना कुछ होता, तो उस जगह को हम कहते हैं स्टेम मेरिस्टेम। जब वहाँ बड आ जाता है तो उस पॉइंट को कहेंगे हम फ्लावर मेरिस्टेम, और फिर फ्लावर तो आई गया तो फ्लावर मेरिस्टेम ही रहेगा, ठीक है। ये चेंजेस ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको समझाया। तो अब हम बनाते हैं एक इसमें, हाँ वो फ्लावर का स्ट्रक्चर तो हम पहले बाद में बनाएंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ मैं लेबल कर देती हूँ, एक मिनट। लीफ, स्टेम एंड ये रूट। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी और मैं मतलब चाहती हूँ कि आप खुद आंसर दें। इसमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है? जी बिल्कुल सही जवाब। लीफ एंड स्टेम एंड रूट बोथ ऑल आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट।
एंड ओनली फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये ऑल पार्ट्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव एक्सेप्ट फ्लावर, ओनली फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड फ्लावर में भी कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव होता है, जो आपको भी स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जल्दी जल्दी कलरफुल बनाती हूँ। ठीक है, एक अच्छे से पेन से बनाते हैं। ओके, तो ये जैसे मेरे पास ये 2 स्केच हैं, हम इनसे बनाएंगे। ओके, तो पहले तो हम एक ग्रीन स्केच लेते हैं। ये मैं स्केच लेकर बैठी हूँ आपके लिए, साथ में अच्छा सा डायग्राम बनाने के लिए, ताकि आपको भी वो आए। ठीक है, पहले हम बनाएंगे थोड़ा सा लाइट कलर है, इसमें लाइट कलर दिख रहा है। अच्छा, ये ब्लर हुआ हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। हो गया सही, ठीक है, ये आ गया। इग्नोर करना, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इससे। ठीक है, ये इतना आप भी अपना डायग्राम बना लीजिए। लेकिन हाँ, साथ साथ आपको नहीं लिखना है। ओके, अलग अलग लिखना है। जब मैं कहूँ आपसे कि लिखिए, जब आप लिख लेंगे। बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? प्यार लग रहा है? तो ठीक है, पहले हम इसे लेबल करेंगे। पहले हम अपने स्केच को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट। इतना आप इसकी डायग्राम को देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया, और मैंने आपके सामने बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम पार्ट्स को वो करेंगे। ये पार्ट कौन सा है बताइए? पेटल। लेकिन ये पेटल हम किससे कह रहे हैं? एक सिंगल यूनिट को। ठीक है, इसके हम ग्रुप को क्या कहेंगे बताइए? इसके ग्रुप को हम कहेंगे कोरोला। ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का बनाया है। ठीक है, इसकी क्या है? सेपल। ठीक है, ये सेपल है। ये भी हम सिंगल यूनिट को कह रहे हैं। अगर हम इसके ग्रुप को कहेंगे तो ग्रुप को क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसके ग्रुप को कैलिक्स। ओके, आया समझ पे? अब ये सेपल जो हमारी क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, हम साथ में साथ इसका फंक्शन भी पता करते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो सेपल जो हमारी हेल्प करता है, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फ्लावर की। किस टाइम? एट बर्ड स्टेज। जब ये एक बर्ड स्टेज में होता है, आपने देखा होगा किसी फूल की कली को, कली बर्ड, इंग्लिश में हम बर्ड कहेंगे, हिंदी में कली। तो उसे आपने देखा होगा कि वो ग्रीन पार्ट से कवर होती है जब तक वो खिला नहीं होता है, ब्लूम नहीं हुआ होता है। तो ग्रीन पार्ट से, वो ग्रीन पार्ट क्या है? वो ग्रीन पार्ट है सेपल। ठीक है, और पेटल किस चीज़ में हेल्प करता है? पेटल हेल्प करता है हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। जो इसके पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी खूबसूरती से, क्योंकि पेटल्स खूबसूरत होता है। आपने रोज़ में देखा है कितने खूबसूरत पेटल्स होते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा है फूला हुआ पार्ट। इस फूले हुए पार्ट को हम क्या कहेंगे? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ओके, ये थैलेमस रिसेप्टिकल कोई मतलब इससे हमारे सारे जो पार्ट्स होता है, ये एंथर स्टिग्मा, ये सब जो पार्ट्स हैं हमारे, इसी पार्ट से जुड़ता है। और ये कभी कभी फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इसमें ये ऐड हुआ होता है। ठीक है, ये थैलेमस भी यूज फ्रूट बन जाता है। लेकिन हम इन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? हम फॉल्स फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट नहीं होता है। ओके, ये हमने मेन मतलब जो पार्ट्स थे अदर देन मेन पार्ट, उससे हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब ये जो तीनों ही हमने पार्ट्स यूज बताए हैं आपको, ये तीनों ही नॉट असेंशियल हैं, और इन्हें हम कहते हैं वॉल्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? वॉल्स। ये नॉट असेंशियल क्यों है? क्योंकि इनका कोई रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं होता। जो रिप्रोडक्शन में पार्ट होता है वो इन 2 का होता है, जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं इसको बता देती हूँ आपको। ये क्या है? ये है कार्पल, या हम इसे कहेंगे पिस्टल। ठीक है, इसके हम ग्रुप को क्या कहेंगे? गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव। और ये जो है हमारा, ये है एंथर।
स्टेमन, और इसका जो ग्रुप है उसे कहेंगे हम एंड्रोशियम, ठीक है। और ये है हमारा मेल पार्ट। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। अलग से एक और लेके जब इनके बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको इनके पार्ट और मतलब जो भी इनके पार्ट्स है और इनका क्या फंक्शन है सब मैं आपको बताऊँगी। इनका फंक्शन सिर्फ यही है, मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। तो अब हम आपको बताती हूँ इसका पूरा प्रोसेस। जब पहले उससे पहले आप इसे नोट्स कर लें, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसे आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लें अपनी इसमें नोट्स कॉपी में। तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसके ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम, और इसे हम और क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मेल के लिए हमेशा माइक्रो यूज़ होता है और फीमेल के लिए हमेशा मेगा यूज़ होता है। तो पहले हम इसका सिर्फ एक डायग्राम में समझते हैं और फिर आगे समझेंगे कि डायग्राम क्या है। ये हमारा है एंथर, इसका सिंपल बनाने का तरीका ये है, ठीक है। और ये इस पार्ट से जो है हमारा थैलेमस से अटैच होता है। किसी में ये ओवरी से डायरेक्ट अटैच हो जाता है स्टिग्मा पिस्टल से, लेकिन इसमें हमने आपको दिखाया है कि थैलेमस से अटैच, ठीक है। सो हम ये पार्ट देंगे, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिस्टल, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। अब ये क्यों कहते हैं डिस्टल, हम डिस्टेंस से समझ लेंगे, थैलेमस से बहुत डिस्टेंस पे, इसलिए हम स्पाइन को डिस्टल कहेंगे और पास वाले को प्रॉक्सिमल कहेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस पार्ट से थैलेमस से अटैच होता है एंथर वो स्टेमन, तो हम कहेंगे प्रॉक्सिमल से, ठीक है। हम इसका पार्ट देते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर, और इस पूरी जो स्टॉक लाइक वो है इसे हम कहेंगे फिलामेंट, डंडी टाइप की जो है उसे हम कहेंगे फिलामेंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इस चीज़ को हम ट्रांसफरली से कब कट करेंगे, ठीक है। कैसा कट करेंगे, ट्रांसफर्स कट करेंगे हम इसे। तो कुछ हमारे सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, मैं बताती हूँ। कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर समझ आता है, बीच में ऐसे बोलता है, ठीक है। हमने इसे ऐसे कट करा है, ऐसे जैसे एक चीज़ है, हमने उसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो ऊपर से हमने देखा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया। अब इस स्ट्रक्चर के हमें 2 लोब्स दिखते हैं, एक इसके 2 लोब हैं, एक ये लोब और एक ये लोब, ठीक है। ऐसे करके देखें तो ये एक लोब एक ये लोब, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बाइलोब्ड। इसलिए हम इसे बाइलोब कहते हैं क्योंकि 2 लोब्स हैं, ठीक है। आप नीचे लिख लें 2 लोब्स हैं, इसलिए हम इसे बाइलोब कहेंगे, ठीक है। अब इसके एक स्ट्रक्चर एक ऐसे बना होता है, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना। इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहते हैं थीका, ठीक है। इसे हम कहते हैं थीका। अब एक लोब में 2 थीका है, इसलिए हम स्ट्रक्चर को कहते हैं डाइथीकस, ओके, ठीक है। अब इन थीका के अंदर बहुत छोटे ऐसे छोटे वो होते हैं, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिएट। पूरे एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिएट होंगे, 1 2 3 4, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। और इसकी वजह से जो इसका नेचर हो जाता है, नेचर जो हो जाता है हमारा इसका, वो हो जाता है टेट्रागोनल, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, टेट्रागोनल, ठीक है। 2 लोब है, इसलिए हम कहेंगे बाइलोब। एक लोब के अंदर 2 थीका है, इसमें डाइथीकस। हर एक थीका में माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है, 4 थीका है, मतलब 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिएट हो गया, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। और इस चीज़ की वजह से हमारा जो नेचर हो गया वो हो गया टेट्रागोनल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसका एक एक्सेप्शन है, इनके एक्सेप्शन है, किस चीज़ का एक्सेप्शन है, इस चीज़ का एक्सेप्शन है, इन सब चीज़ का एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन में कौन सी वो आएगा, आएगी मालवाशिया फैमिली, ठीक है। मालवाशिया फैमिली में कौन कौन आएगा, चाइना रोज, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, लेडी फिंगर एंड एटसेट्रा,
मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, आप खुद अपने नोट्स में सब सारे लिखना, लेकिन अपने नोट्स में अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने नोट्स भी भेज दूँगी, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैंने नोट्स खुद बनाए, ठीक है। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, मतलब क्या चीज़ डिफरेंट है, ये बाइलोब्ड, लेकिन ये क्या होंगे, यूनिलोब्ड। डाइथिकस मोनोथिकस, ठीक है। एक मिनट हो जाइए, ये वो हो जाता है। और इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट और इसमें हो जाएगा बाइस्पोरेंजिएट। ये डिफरेंट, मतलब हर चीज़ डिफरेंट है, उसमें बाइलोब, इसमें यूनिलोब, इसमें डाइथिकस, इसमें मोनोथिकस, इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट, इसमें मोनोस्पोरेंजिएट। ये एक्सेप्शन है, किस पे एक्सेप्शन है, मालवीशिया फैमिली में कौन कौन आएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर। मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, आप अपनी उसमें लिख लीजिए, कॉटन, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल, और आप खुद चेक करना और खुद लिखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका वो स्ट्रक्चर। अब हम इसमें जो है वॉल्स होती हैं कुछ जो इसे सराउंड करती हैं, ठीक है। हम उन वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। जी, तो आपको थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही होगी और सेटअप भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि फ़ोन की चार्जिंग लो हो गई थी, फिर मैंने उसे चार्ज करके अब मैं शूट कर रही हूँ। लेकिन एक ही दिन की वीडियो है, ये मत सोचना कि मैं दूसरे दिन शूट कर रही हूँ, एक ही दिन की है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ, हमने जो एंड करा था वो करा था एंथर के स्ट्रक्चर पे, लेकिन हमने उसके वॉल के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। उसके वॉल के स्ट्रक्चर से पहले हम एक चीज़ बताती हूँ आपको कि एंथर जो होता है वो ऐसे कुछ सेल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्की स्पोरियल सेल्स, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टली से डिवाइड करा, मैं लिख भी देती हूँ, हॉरिजॉन्टली डिवाइड, ठीक है। तो हमें 2 लेयर्स मिलती हैं। अब फिर हम उसे ऊपर से देखेंगे तो हमें एक दिखेगा आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट, ठीक है, आउटर और इनर, ठीक है। जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो हमें आउटर पार्ट दिखेगा और इनर पार्ट दिखेगा। जो आउटर पार्ट है वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाएगा एंथर्स की वॉल, ठीक है। 4 टाइप की वॉल होती है, मैं यहीं बता देती हूँ, फिर आगे स्ट्रक्चर पता करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट होती है टैपेटम, सेकंड होती हैं मिडल लेयर्स। ये लेयर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसे लेयर्स ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें 3-4 होती हैं। फिर होता है एंडोथीशियम और ये एपिडर्मिस। ये होता है आउटर और ये होता है इनर, ठीक है। और इनर जो हमारा पार्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू जो ग्रो होकर बनाएंगे हमारा MMC, विच इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये आगे क्या डिवाइड होगा वो हम आगे जब वॉलंटियर्स का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। अब हम इसके लेयर्स को बताते हैं। तो ये मैंने कुछ स्केचेस ले लिए हैं और जो मेरा पेन है उसकी मदद से हम एक एंथर का पूरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने देखा है कैसे बनाना टाइम। 2 लोब है, 1 लोब 2 लोब 4 माइक्रोस्पॉन्जेट, वो सब हम बताएंगे। पहले हम यहाँ बना देते हैं, ये क्या है, ये थीका, ठीक है, थीका, ठीक है। अब हम एक एक करके स्केच खोलते हैं और स्केच से अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हमने ये बना ही दिया, 1 मिनट, ये हमने बना दिया। ये क्या है, हमारी एपिडर्मिस। मैं डायग्राम यहाँ नीचे से बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्स लेयर दिख भी रही हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे रेड स्केच का एक अच्छा सा वो, मैं सिर्फ हाफ पे बना रही हूँ, आप पूरे पे बनाना, ठीक है। इसे हम कहेंगे, मैं इसी उससे लिख रही हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा, एंडोथीशियम, ठीक है। ये होगा हमारा एंडोथीशियम। इसे आज के बाद बंद कर दें क्योंकि ये अगर सूख गए तो बहुत डांट पड़ेगी। अब हम लेते हैं ये, कोई सा भी आप स्केच से बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा सुंदर बनाना है और ऐसा बनाना है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये बनाई हमने, ये मैं बताऊंगी कि मैं इतनी सारी क्यों बना रही हूँ, ओके। ये है मिडल लेयर, ये दोनों मिडल लेयर्स है और इसे हम लेयर्स कहेंगे क्योंकि ये 3 से 4 होती हैं, ठीक है, 3 to 4, ठीक है। ये हो गई। अब एक हम बनाएंगे इससे,
ये बनाएंगे हम ऐसे। ये थोड़ा वैसा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। ये हो गया, ये हो गई हमारी टैपेटम जो उसे सराउंड करती है। ठीक है, अब हम इनके एक एक करके फंक्शन जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस सबसे पहले तो ये एक आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। सेकंड, ये एपिडर्मिस जो ये होती है ये फ्लैट सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो वॉल है पूरी ये फ्लैट सेल से बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्टिव होती है, मतलब ये हमारे एंथर को प्रोटेक्ट करती है हर चीज़, मतलब ना जैसे हमारे पॉलन ग्रेन से बने हमारा जो एंथर है वो फट जाता है, मतलब डेहिसेंस होता है उस पर। लेकिन वो जब होता है जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स बनने से पहले वो फटे नहीं किसी बाहर एनवायरमेंटल इशू की वजह से, उससे इसकी वजह से ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये स्पोरोफाइट का पार्ट होती है। ठीक है, इसी के अंदर इंक्लूड करी जाती है। आउटर है तो इसलिए एक्सक्लूड नहीं मानी जाएगी, इसी अंदर आएगी। सिंगल लेयर है, एक ही होती है सिर्फ ओनली, यही तो एक लेयर ही प्रोटेक्ट कर लेती है पूरे एंथर को। और ये हमारे एंथर को जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो उसकी बर्स्टिंग में हेल्प करती है, ताकि हमारे एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाए और वो और किसी फ्लावर के पास जाके पॉलिनेशन करके हमारा फ्रूट्स बना पाएँ। इस प्रोसेस को हम डेहिसेंस भी कहते हैं, फटने को हम डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इसके 6 वो हैं। अब हम सेकंड लेयर करते हैं। ठीक है, सेकंड लेयर है हमारी एंडोथीशियम। ठीक है, ये एपिडर्मिस के अंदर होती है। इसके हम नीचे जाते हैं। ठीक है, कि वो थोड़ा सा इधर हो गया। ठीक है, ये 2N स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये बाई न्यूक्लिएटेड है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, शायद आपको इतना समझ में आ जाएगा। रेडियली कॉम्पैक्ट सेल से बनी हुई होती है। आप राइटिंग को इग्नोर करना, आप मेरा अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आती है तो मैं बोल रही हूँ, आप उसके हिसाब से लिखते रहें। ठीक है, सिंगल लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है। सिर्फ एक मिडल लेयर्स ही हैं जिसमें 3-4 लेयर होती है, लेकिन हमें लिखना ज़रूरी है ताकि आप याद रखें। इसके अंदर अल्फा सेलुलोसिक फाइबर होता है। ठीक है, अल्फा सेलुलोसिक फाइबर क्यों होता है? क्योंकि हम ये हेल्प करती है एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये भी हमारे एंथर की हेल्प इन डेहिसेंस। ठीक है, मतलब फटने में हेल्प करती है या बर्स्टिंग में हेल्प करती है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम तीसरी लेयर ऊपर से करेंगे ताकि आपको थोड़ी परेशानी ना हो। ये पेज थोड़ा ऐसे ही है, मुड़ जाता है। ठीक है, थर्ड लेयर हम पढ़ेंगे मिडल लेयर्स। ठीक है, हम मिडल लेयर्स पढ़ेंगे। ये 3 to 4 लेयर्स होती हैं एक साथ। मल्टी लेयर्ड मैंने बता दिया, मल्टी लेयर पैरेनकाइमेटिक सेल से बनी हुई होती हैं। ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी। ये भी स्पोरोफाइट का ही पार्ट होता है, और जो नीचे हमने एंडोथीशियम पढ़ी थी वो भी स्पोरोफाइट का ही पार्ट होती है। ठीक है, उसमें आप ये टॉपिक ये लाइन ऐड कर लेना। और ये इसका जो नेचर होता है वो एफीमेरल नेचर होता है। ठीक है, एफीमेरल नेचर मतलब जैसे ही ये बनती है, मैं लिख देती हूँ, एज इट फॉर्म्ड इट डीजेनरेट, एकदम ही डीजेनरेट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। ये इसका नेचर है, एपिफर्मल नेचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ विच इज़ टैपेटम। ठीक है, ये सबसे इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट। सबसे पहले तो यही आ गया। ये पॉलीप्लॉइडी होती है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये जो होती है ये 2N होती है, मैं यहीं बता देती हूँ। और ये भी 2N होती है और ये भी 2N होती है। ठीक है, तीनों ही 2N होती हैं, बस एक ये है जो मल्टी पॉलीप्लॉइडी होती है, और ये मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, डेंस सॉरी गलत स्पेलिंग हो गई, जल्दी जल्दी लिखते हैं, सब गलती हो गई क्योंकि टाइम जा रहा है, हमें जल्दी से वीडियो कंप्लीट करनी है और छोटी छोटी वीडियो बनानी है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा है थोड़ा, लेकिन समझाऊंगी मैं सब चीज़ें। ठीक है, ये हमारे एंथर को है प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रेंट्स। इतना भी जल्दी नहीं करना। ठीक है, आपको थोड़ा स्पेलिंग अपने आप से ही कर लेना। प्रोवाइड नरिशमेंट टू एंथर,
मैं एक कैमरे में देख के लिख रही हूँ, इसलिए और प्रॉब्लम हो रही है मुझे थोड़ा सी, ठीक है। और ये हमारी मेक पॉलन किट, मैं कैमरे में देख के इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको वीडियो में साफ साफ दिखता रहे। ऐसा ना हो मैं लिखते लिखते कैमरे को कहीं और ले जाऊँ। पहली वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आगे चल के सही होती चली जाएगी, बस आप मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। इट सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सेलेक्स, और ये कहाँ यूज़ होता है मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, जब हम पॉलन ग्रेन्स का प्रोसेस पढ़ेंगे। मैं आपको एक ये थोड़ा सा वो कर देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, और स्पोरोपोलिनियन के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है, 2n होती है, फ्लैट सेल से बनी हुई होती है, प्रोटेक्टिव होती है, पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का पार्ट है, सिंगल लेयर्ड है, डाइजेस्ट में हेल्प करेगी, या बस्टिंग एंथर के बस्ट में हेल्प करेगी, ठीक है। एंडोथीशियम 2n स्ट्रक्चर है, रेडियली कॉम्पैक्ट सेल से बनी हुई है, सिंगल लेयर है, अल्फा सेलुलोसिक फाइबर होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, हेल्पिंग डाइजेस्ट या बस्टिंग ऑफ एंथर, ठीक है। मिडल लेयर 3 to 4 लेयर्स होती हैं, 2n स्ट्रक्चर है, पैरेंकाइमेटिक सेल से बनी हुई होती है, पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, एपिथर्मल नेचर है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस, ये मैं लिखना भूल गई, ठीक है। हेल्प इन डेज है या बस्टिंग ऑफ एंथर। टैपेटम इनरमोस्ट है, पॉलीप्लॉइडी है या मल्टीमिलिकुलेटेड है, मतलब 2n 3n 4n कुछ भी हो सकता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंथर को या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पॉलन किट में बनाने में हेल्प करती है। स्पोरन और पॉलनियन एक एंजाइम है, उसे रिलीज करती है। मैनी हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करती है, जैसे हम एग्जाम्पल है स्पोरोपोलिनियन और सेलेंस। मैं आगे जब पॉलन किट का प्रोसेस बताऊँगी उसमें बताऊँगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ शॉर्ट, जो पूरी इन वॉल्स को हमारे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देगा। क्या चीज़ है वो, जो हमारी ये 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस प्लस एंडोथीशियम प्लस मिडल लेयर्स, ये तीनों हमारी हेल्प करती हैं डेहिसेंस में, ठीक है, या फिर बर्स्टिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। मतलब ये तीनों लेयर्स हमारे डेहिसेंस में, या हम कह सकते हैं एंथर को बर्स्ट करने में हेल्प करती है ताकि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएं, ठीक है। और जो लास्ट वाली लेयर है टैपेटम, ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, ठीक है। ऑल लेयर्स 4 लेयर्स होती हैं, चारों में से 3 लेयर्स तो उसके बर्स्ट होने में हेल्प करेगी, और चौथी जो लेयर सबसे इनर वाली लेयर होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को या एंथर को, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम पॉलन ग्रेन्स ही कहना चाहिए, प्रोवाइड नरिशमेंट टू, और पॉलन ग्रेन्स भी नहीं कहना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजिया कहना चाहिए, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन ग्रेन्स का स्टार्टिंग पार्ट है, मतलब पॉलन ग्रेन्स इसी से ही बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप एंथर लिखेंगे या पॉलन ग्रेन्स लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप माइक्रोस्पोरेंजिया लिखेंगे तो हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए अगर आपके उस क्वेश्चन में मार्क्स कटते हुए होंगे, ठीक है। इसलिए हमें माइक्रोस्पोरेंजिया याद करना है, आपको भी माइक्रोस्पोरेंजिया ही याद करना है, ठीक है। आपको समझना, याद करना, जो भी करना है माइक्रोस्पोरेंजिया ही याद करना है, ठीक है। आप आज के लिए हमारा गोल इतना ही था, तो हमारा ये गोल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको और गोल बता के उसके आगे पढ़ाऊँगी, और मिस्टेक जितनी भी हुई है उसे इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे कैमरे में देख कर लिखना पड़ रहा है ताकि वीडियो इधर की उधर ना हो जाए, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है। और राइटिंग को भी इग्नोर करना है, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में पेन से लिख रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल है। आप फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आगे और भी अच्छी वीडियो बनती चली जाएगी। आगे मैं और अपने अच्छी चीज़ें लेती जाऊँगी, कैमरा ले लूँगी, ट्राइपॉड ले लूँगी, उससे अच्छी वीडियो बनाती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मैंने जितना भी हो सका है जल्दी पढ़ाया, ताकि छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, लेकिन हर चीज़ पढ़ाइए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो के इतना ही। अगर आप कहेंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, कम से कम अगर 10 to 20 कमेंट्स आए तो मैं इसके नोट्स अपने वाले भी और जो मैंने इसमें पढ़ाया है ये वाली भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।